दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, लेकिन आपको पहली बार मिल रहे होंगे। तो ये पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा? तो ये के.टी. शाह का कथन है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशक तत्व ये संविधान में कल्याणकारी राज्य के लिए व्यवस्था करता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो याद रखिएगा, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ। और हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत किस रूप में है? तो ये कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। और देखिए, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह व्यवस्था के निर्देशक सिद्धांत पर किसके नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये महात्मा गांधी के। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत किन सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों में। किस अनुच्छेद में राज्य का वही अर्थ बताया गया है जो मौलिक अधिकारों के लिए प्रयुक्त है? तो अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी? तो ये अनुच्छेद 37 में। संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना निहित है किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 37 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 में कौन सा खंड जोड़ा गया? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। किस अनुच्छेद में निर्देशक तत्वों का सार समाहित है? तो अनुच्छेद 38 सबसेक्शन 1 में। और देखिए, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 39 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि किस अनुच्छेद में दासता और शोषण से बालकों की रक्षा के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1972 लागू किया गया है? तो अनुच्छेद 39। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी नीति का संचालन सुनिश्चित रूप से करेगा? तो अनुच्छेद 39 के तहत। और देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 39 का 1976 में किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बार बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो ये अनुच्छेद 40 में व्यवस्था है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम पाने, शिक्षा पाने और वृद्धावस्था में पेंशन आदि पाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा, तो अनुच्छेद 41 के तहत। किस अनुच्छेद के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपबंध करने के लिए बाध्य कर सकती है, अनुच्छेद 42 के तहत। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों या कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर सकेगा, तो अनुच्छेद 43 के तहत। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 43 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया, तो फरवरी 2005 में। और देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया, तो अनुच्छेद 43 क के तहत। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनियन सिविल कोड किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा में। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45 में। और आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो 14 वर्ष तक के बालकों के। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 साल की आयु होने तक बच्चों की देखभाल और शिक्षा का जिम्मा राज्य को दिया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 46 में है। देखिए पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार और मादक पेयों के उपयोग का प्रतिषेध करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 47 में। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा, तो इसका वर्णन भी अनुच्छेद 48 में है। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ पर निहित है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 48 क में। अनुच्छेद 48 क किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 49 में। और देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करेगा, इसका वर्णन कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 50 में। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का। और अनुच्छेद 335, 350 का और 351 का को न्यायालयों में किस श्रेणी में रखा है, तो ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको। दोस्तों अनुच्छेद 335, 350 का और 351 को न्यायालयों ने नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा है। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ का राज्य के पदों के लिए नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावों के प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, तो ये वर्णन अनुच्छेद 335 में है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे, तो ये अनुच्छेद 350 क में।
और किस अनुच्छेद के अनुसार संघ का ये कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो अनुच्छेद 351 में इसका वर्णन है। अगला है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन का संविधान में क्या महत्व है? तो ये सभी आधारभूत ढांचे के भाग हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में न्यायालय ने निदेशक तत्वों को शासन के लिए क्या माना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में न्यायालय ने निदेशक तत्वों को शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत माना है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला किस वर्ष का है? तो 1965 का है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला किस वर्ष का है? तो ये वाद 1967 का है। अगला प्रश्न है, रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने किसके समन्वय पर बल दिया? तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, यानी रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के समन्वय पर बल दिया है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला किस वर्ष का है? तो ये 1982 का है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।